नमस्कार दोस्तों। फॉरेस्ट सर्विस से इंटरव्यू के लिए ये तीसरा सेशन है मेरा। और आज के सेशन में मेनली हम 3 या 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो न्यूज़पेपर में क्या खबरें चल रही हैं वो, दूसरा इस पद के कर्तव्य क्या हैं। अब ज़्यादातर बच्चों का जैसे कुछ व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, कुछ ने यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट किया कि एक्चुअल सर ये पोस्ट का जो फंक्शन है, क्या काम है। तो पहले तो हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने 2000 मतलब 22 23 यानी जब भी एग्जाम्स आए हैं उसका नोटिफिकेशन कभी आपने देखा होगा, तो नोटिफिकेशन के अंदर अगर हम सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के पदों को देखें तो उसमें नीचे कर्तव्य लिखा रहता है। तो एक तो बेसिक सी बात है कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई क्या इसके क्या काम है, मतलब अगर कल को आप सहायक वन संरक्षक बन गए तो आप क्या काम करोगे। तो पहला तो यह है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो ऑलरेडी इस पद के ऊपर है, उससे पूछें कि भाई साहब या सर आप बताइए कि क्या काम रहता है, कैसे काम किया जाता है। तो कम से कम कल को अगर हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर दे पाए कि सर ये काम है। ये पहला तरीका है जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। उसका कारण है कि चूंकि अभी हमारे पास उस पोस्ट का कोई अनुभव नहीं है, तो किसी अनुभव आधारित बात को बताना थोड़ा ठीक नहीं रहता। फिर हम क्या आंसर करें। तो टेक्निकली अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सहायक वन संरक्षक के कर्तव्य में नीचे केवल लिखा हुआ है वानिकी से संबंधित समस्त कार्य, यानी जितना भी फॉरेस्ट्री रिलेटेड काम होता है वो। और उसी के नीचे वन क्षेत्रफल में अगर आप जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है जो वन प्रबंधन, विकास और सुरक्षा। अब इतना तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वन प्रबंधन, वनों का विकास और वनों की सुरक्षा ये फॉरेस्ट्री के अंदर ही आती है। यानी टेक्निकली अगर कहा जाए जो सहायक वन संरक्षक का कार्य है वो उसका जो दायरा है वो बहुत ही ब्रॉड है। उसको वनों से संबंधित सब काम देखना, सब। वन प्रबंधन नहीं देखना, देखना है वनों की सुरक्षा, देखना है वनों का विकास, देखना है वन जीवों की सुरक्षा, देखना है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट्री में आ गया। अब वहां जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आप यहाँ पर सब मेंस देकर आए इंटरव्यू के लिए, तो आपने बहुत अच्छे से फॉरेस्ट्री पढ़ी हो क्योंकि आपका टॉप यूनिटी ही है, फॉरेस्ट्री पूरा टॉपिक ही है। फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट्री के अंदर हम कैसे, यानी किसी क्षेत्र में अगर हम वन को कैसे लगाएंगे, ठीक है, जिसको अपन सेल्वी कल्चर भी बोल सकते हैं। आजकल तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी आ गई है कि किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि भाई खेती के साथ कम से कम ऐसे पेड़ लगाओ जो ना केवल पर्यावरण को सुरक्षा दें, मृदा के अपरदन को रोकें, बल्कि तुम्हारी आय को भी बढ़ाएं। कि भाई खेत के चारों ओर आंवले के पेड़ लगा लो, बढ़िया, तुमको उससे आय भी आएगी। और भी कई ऐसे पेड़ होते हैं। तो वहां जब आंसर करोगे तो आपका ये पहला तो यही मत होना चाहिए कि चूंकि पोस्ट का जो कर्तव्य है उसमें फॉरेस्ट्री है, तो फॉरेस्ट्री के अंदर चाहे हम वनों को लगाने की बात करें, चाहे हम वनों के प्रबंधन की बात करें, वनों की सुरक्षा की बात करें, और वन के अंदर जो भी चीजें, ठीक है, जितना भी वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव या वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब जो अगर कहा जाए एक सहायक वन संरक्षक के कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। हाँ, आजकल अब आपको ये फॉरेस्ट्री के अंदर अगर अपन कहीं और अंदर की ओर जाएं तो हमको मालूम है कि सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी आ गया। अब सामाजिक वानिकी का मतलब देखो, वनों से कुछ लोगों की आजीविका जुड़ी है। मोस्टली अगर कहा जाए ट्राइब्स जो हैं या जनजातीय समुदाय के लोग हैं, वो वन और वन उपज के ऊपर निर्भर है। अगर आप मध्य प्रदेश में कभी ट्राइबल कल्चर पढ़ते हो, या मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो समय समय पर ट्वीट्स या अदर हैंडल्स के ऊपर जो फोटो वगैरह पोस्ट की जाती हैं, तो उसमें आय के मुख्य साधन में वनोपज या वन आधारित जो अगर कहा जाए संसाधन ही लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि आज भी उनके ऊपर उनकी निर्भरता है। तो कल को अगर आप सहायक वन संरक्षक बन गए, तब वानिकी के अंदर आपको सामाजिक वानिकी पे भी काम करना पड़ेगा। उनकी आजीविका कैसे सुनिश्चित हो, ज्यादा से ज्यादा उनकी आय कैसे बढ़े। यानी आप ये कभी ये मत सोचिएगा कि मैं जो है अगर कहा जाए सहायक वन संरक्षक बन गया तो मेरा ये दायित्व खत्म हो गया, मेरा केवल काम है पेड़ों को लगाना, देखना कि पेड़ प्रॉपर ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहां पर जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। उसके अलावा भी आपका काम है, उसके अलावा हर वो चीज जो वानिकी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ी है। इनडायरेक्ट मतलब मृदा का अपर्दन इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ। आप पेड़ लगाओगे, सॉइल इरोजन नहीं होगा, आपका दायित्व है। आप आसपास के जहां आपकी ड्यूटी है, जिस क्षेत्र में आपको नियुक्त किया गया, वहां लोगों को बताओ कि भाई मृदा अपरदन जो है, अगर आप फॉरेस्ट लगाओगे अपने खेतों में मेड़ों के ऊपर, तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, आपकी मिट्टी का बहाव नहीं होगा। यहाँ पर ये एक बेनिफिट मिलेगा आपको। इससे आपकी आय सुनिश्चित होगी, ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा। जो ट्राइब्स हैं उनको बताओगे कि ये जो फॉरेस्ट से माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलते हैं,
जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जंगली शहद एक अच्छा जो है, आजकल तो ऑर्गेनिक शहद बहुत जो है वो मार्केट में काफी महंगा भी बिकता है। तो अब उसके साथ ये है कि उसकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही। ये भी आपका ही दायित्व है। आप इसी से लिंक हो, ऐसा नहीं कि आप ये कहो कि साहब ये मेरा, हाँ ये आपके डायरेक्ट जो है अगर कहा जाए कर्तव्य में नहीं आएगा। डायरेक्ट तो आपको दिख रहा है कि पेड़ लगाना, अर्बन फॉरेस्ट्री, अगर आप किसी शहरी क्षेत्र से जुड़े हो तो वहां कैसे आप जो है वो शहरी क्षेत्र में वनीकरण को बढ़ावा दोगे, ये सब जो है वो सहायक वन संरक्षक के काम है। यानी एक तो आपको ये बेसिक पता चल गया। अब उसी के नीचे वन क्षेत्रफल की बात करें, उसके कामों में उन्होंने क्या लिख दिया, वनों का विकास कैसे, हम फॉरेस्ट्री को में जो वन है उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, उनका विकास कैसे करेंगे, किसी क्षेत्र में मतलब जो एरिया है यानी वन क्षेत्र उसको कैसे जो है वो बढ़ाएंगे, और वनों की सुरक्षा कैसे करेंगे। वनों की सुरक्षा मतलब वनों पर हर वो चीज निर्भर है, उसकी सुरक्षा। तो आप अगर कल को वन क्षेत्रपाल बनते हो तो आपको उस फूड चेन को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वनों के ऊपर वो पूरी फूड चेन जो है अगर कहा जाए, मतलब आप वन को अगर प्रोड्यूसर मान रहे हो तो उसमें टॉप कंज्यूमर तक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फूड चेन या फूड वेव यानी खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल बिगड़ा तो पूरा इकोसिस्टम जो है बिगड़ जाएगा। हाँ, लेकिन आप ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि वन क्षेत्रपाल के जो काम है उनका दायरा उन्होंने निश्चित कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब इसका केवल वनों का हमको प्रबंधन करना है, यानी जो हमारे पास फॉरेस्ट है। भाई प्रबंधन का क्या मतलब हुआ, आप जैसे सहायक वन संरक्षक के कहने पर, क्योंकि उसका काम है फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, उसके कहने पर किसी क्षेत्र विशेष में मान के चलिए 2 एकड़ क्षेत्र में आपने सागौन के वृक्षों को लगाया। अब उनमें से कितने सागौन के वृक्ष जीवित रह गए, कितने सागौन के वृक्ष सरवाइव नहीं कर पाए, उनकी ग्रोथ क्या है यहाँ पर, इस सब को हम जो है वो वन प्रबंधन के अंदर रखेंगे। ये वन क्षेत्रफल का डाइट है कि साहब आपने जो है वो 2 एकड़ में लगवाया था तो ये इसका रिजल्ट्स है, ये हमारा रकबा है, इसमें फॉरेस्ट इतना है, इसमें से इतने फॉरेस्ट जो है वो अगर कहा जाए हमने बढ़ा दिए हैं, जो भी चीज है वो वन क्षेत्रफल के दायित्व में रहेगी। तो एक तो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप एक आइडियल आंसर तक जा सकते हो कि साहब ऐसा करता होगा, और मतलब किसी से पूछ कर, और एक आंसर है जो आपका सिलेबस है उसमें आपने जो पढ़ा। तो आपको पैनल के सामने जो सिलेबस है उसके हिसाब से वो पूछेगा कि भाई आपको कैसे पता, तो आप जैसे आप सपोज मान के चलिए पैनल ने आपसे पूछ लिया कि जो है वो सहायक वन संरक्षक के रूप में भाई आपका पहला काम क्या है, तो उसने कहा कि साहब मेरा पहला काम तो होगा कि जो है वो फॉरेस्ट एरिया को मैं कैसे भी करके बढ़ाऊं, यानी जो वन क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना मेरी पहली जो है वो प्राथमिकता पे होगी। वो पूछेगा क्यों, कहोगे सर जो मेरी पोस्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरा कर्तव्य है वानिकी। ठीक है, वानिकी ही जो है वो अगर कहा जाए मेन करते हो, तो बोलेगा वानिकी के अंदर ये आता है। तो क्या सिलेबस, जब हमने इसका तैयारी शुरू करी तो सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो हमको समझ पड़ा कि वानिकी के अंदर कई चीजें होती हैं। सोशल फॉरेस्ट्री भी होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी होती है। ठीक है, यानी हम वनों से कैसे इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल तीनों चीजों को जोड़कर काम करें, ये आप सिलेबस में पढ़ के आओ। इसकी मेरी जरूरत नहीं कि आपको मैं समझाऊं कि क्या होती है फॉरेस्ट। ये अगर आप आंसर करते हो तो ज्यादा आपका आंसर बेहतर माना जाएगा। बल्कि ये कहो कि साहब मेरे जो फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर मेरे परिचित हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये काम है, या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम आप उनको बताने लगे वहां, वो पूछे तुमको कैसे पता चला यार, ये कैसे, मतलब कहाँ से जो है। अब आप कहोगे सर वो मेरे फलाने परिचित हैं, तो वो एक्चुअल क्या है, आइडियल आंसर नहीं। ठीक है, ये आइडियल आंसर ये है कि भाई हम जो है अगर कहा जाए अभी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर हमने सिलेबस में मतलब पोस्ट के नीचे पढ़ रखा है कि हमारी ड्यूटी ये है। जैसे आप में से कोई सोचता है कि मैं जो है वो अगर कहा जाए वन क्षेत्रपाल बनूं, तो उसने पोस्ट में जो अगर कहा जाए नीचे पढ़ रखा है कि जो है वन प्रबंधन विकास सुरक्षा, तो उसको इस विषय के ऊपर अच्छे से पता होना चाहिए वनों की सुरक्षा कैसे करूंगा, वनों के विकास के लिए मैं क्या कदम उठाऊंगा। हाँ, इनसे जुड़े हुए छोटे छोटे मुद्दे आपको पता होना चाहिए, जैसे वो आपसे पूछ ले एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है समझा दो, ये आपको पता होना चाहिए। वो आपसे जो मियाँ बाकी फॉरेस्ट क्या होते हैं ये पूछ लें कि भाई शहरी क्षेत्रों में आजकल बड़ा पॉकेट फॉरेस्ट का कंसेप्ट चल रहा है, क्या है ये पॉकेट फॉरेस्ट, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ समय पॉकेट फॉरेस्ट का बोला, ये क्या है यहाँ पर। वो आपसे कुछ आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ ले, वो कहे कि सपोज मान के चलो आप किसी कोस्टल बेल्ट में हो और वहां मैनग्रोव फॉरेस्ट है, तब उनके लिए क्या सरकार कोई योजना चला रही, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ साहब उसके लिए मिस्ट्री नाम की योजना चल रही है। वो आपसे पूछ ले ये कैंपा फंड क्या है, अभी आपने देखा होगा कैंपा फंड, अगर कभी आप अर्बन फॉरेस्ट्री वगैरह कहीं घूमेंगे तो किसी क्षेत्र में लिखा था कैंपा फंड के तहत जो है वो 1500 वृक्ष लगाए गए, या कैंपा फंड के तहत 2000 वृक्ष लगाए गए। ये वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, जो उसके अंदर है, यानी वनों के विकास, उनके प्रबंधन और उनकी सुरक्षा से संबंधित
प्रश्न। और बच्चों वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, जैसे आपने कहा कि भाई एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या बेनिफिट्स, कैसे किसान को समझाओगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत अच्छा है, किसान को एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़ना चाहिए। कल को आपको वन क्षेत्रपाल बना के भेज दिया वहां, अब आप बताओगे क्या करोगे, तब आपको बताना आना चाहिए कि साहब उसको हम पहले बताएंगे कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनकी आय को भी बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कृषि मानसून पर निर्भर है, लेकिन वन मानसून पे उतने निर्भर नहीं। एक समय के बाद अगर मानसून विपरीत भी है तो वन सरवाइव कर जाता है फॉरेस्ट एरिया, पर एग्रीकल्चर फील्ड सरवाइव नहीं करती। तो अगर हमने वहां पर फलदार वृक्ष लगाए तो हमें मालूम है कि साल में अगर कहा जाए एक निश्चित समय अवधि में हमको उनसे फल मिलेंगे, कि आम के वृक्ष लगा दिए, जामुन के लगा दिए, अमरूद के लगा दिए, ठीक है, आंवले के लगा दिए, या कुछ औषधीय फसलों के वृक्ष लगा दिए जैसे हरडा है, बेहड़ा है, रीठा है, और भी चीजें। तो वो आंसर जो है वो एक सरल और सहज आंसर है। तो यही कर्तव्य है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप कुछ मत करिए, आपने जो भी गाइड जो भी मटेरियल से पढ़ा है उसमें जो फॉरेस्ट्री के अंदर जो चीजें आती है उनको लिस्ट बनाइए। फॉरेस्ट्री के चैलेंजेस, जैसे वनों में अवैध जो अगर कहा जाए आगजनी करना, ये एक चैलेंजेस है। अवैध घुसपैठ करना जो एक चैलेंज है। अवैध रूप से चराई करना ये एक चैलेंज है। वन्य प्राणियों का अवैध रूप से शिकार करना ये एक चैलेंज है यहाँ पर। इन सब को जो अगर कहा जाए आपको आंसर में डालना पड़ेगा, ये सब फॉरेस्ट्री का हिस्सा है, या ये सब जो है वो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है वो आएंगे। इसको अपन ये नहीं कह सकते ये फॉरेस्ट्री का हिस्सा नहीं। ये पहला। और वन क्षेत्रपाल में जो भी मैंने बताई है, तो ये उन बच्चों के प्रश्न का उत्तर है जिनको लग रहा था कि हम आंसर जो है वो दें तो क्या दें। या अब दूसरा, जैसे न्यूज में मैं आपको एक और, अब न्यूज में क्या है देखो, एक तो वो बांधवगढ़ वाली खबर जो इसके लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई, और अभी डेली उसमें कुछ ना कुछ आता। कल ये आया कि पहले ही जब वो ग्रामीण क्षेत्रों में जब वो हाथी प्रवेश कर रहे थे तो वो चिंगाड़ रहे थे। यानी कहीं ना कहीं अगर वन विभाग उस समय सतर्क हो जाता, सचेत हो जाता, तो हम इस बात को समझ पाते कि वो कुछ प्रॉब्लम में है। अब इस तरह की प्रॉब्लम में आपका क्या रोल है वो समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। अभी दो तीन घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बांधवगढ़ वाली घटना हो गई। दूसरा भी आपने देखा होगा, छिंदवाड़ा में दो आदिवासी महिलाओं के ऊपर भेड़िए ने अटैक कर दिया। उन्होंने फावड़े से संघर्ष करके भेड़िए को मार भी दिया। अभी मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए देने की बात भी कही, आज के पेपर में वो हेडिंग भी है। अब समझिए ऐसी घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं, है ना, यानी मनुष्यों का और पशुओं का कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले तो दो अलग अलग मतों पे बात करें। पहला, कि आप कल को अगर सहायक वन संरक्षक बनते हैं या वन क्षेत्रपाल बनते हैं, तो आपकी पहली जो ड्यूटी है कि आप जिस क्षेत्र, जो क्षेत्र है आपके पास, जितनी टेरिटरी आपके कंट्रोल में आ रही है, उस टेरिटरी के अंदर लोगों को कम से कम अवेयर करें वाइल्ड लाइफ को समझने के लिए। वन या वन्य जीवों में अचानक कोई बदलाव है, अगर लोग समझेंगे तो हम किसी घटना को रोकने में ज्यादा सफल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को ये समझा पाए कि भेड़िया, सियार, लोमड़ी कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, कौन सा लोमड़ी, जैसे लोग गांव में आपने देखा होगा लोमड़ी बहुत कॉमन है, डरते नहीं है लोग लोमड़ी से, लेकिन भेड़िया जो है वो अटैक कर देता है। अगर हमें ये पता है कि भेड़िया जो है वो अटैक प्रवृत्ति वाला जीव है, तो हम पहले ही उससे बच सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है, आपकी गली में घूमने वाली जो बिल्ली है, इस क्लास में ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को ये मालूम है कि बिल्ली कैसी दिखती है। हम में से कोई डरता थोड़ी है उससे, लेकिन एक जंगली बिल्ली होती है। अगर एक छोटे बच्चे को हम ये अंतर ना सिखा पाए, ये तो बाय बर्थ तो देख रहा है तो समझ रहा है कि ये जंगली है और ये घरेलू बिल्ली है, तो जंगली बिल्ली तो घातक होती है, वो अटैक कर देती है। तो पहला आपको ये बताना है कि जो वहाँ की जो मतलब स्पेसिफिक यूनिक वाइल्ड लाइफ है उस क्षेत्र की, हम वहाँ के लोगों को कम से कम उसकी बुनियादी चीजें बताएं, उनके अंदर अंतर स्पष्ट कराएं कि भाई चीता दिखेगा तो कैसे दिखेगा, तेंदुआ दिखेगा तो कैसे दिखेगा, ये ढोल जो है वो ये जंगली कुत्ता है, ये घरेलू कुत्ता नहीं है। अगर कहा जाए ये जो बाइसन है ये अलग चीज है, ये इसको आप भैंसा मत मान लेना, नहीं तो ये अटैक भी कर सकता है। तो बाइसन अलग होगा, जो अगर कहा जाए नॉर्मल जो भैंसा जो है वो अलग होगी। ये आपको बताऊं, जैसे भेड़िया, सियार, लोमड़ी, आप ध्यान से देखिए, सबने पढ़ा होगा इसको, और नहीं पढ़ा हो तो मैं वो उस दिन के दैनिक भास्कर का क्लिप नीचे लिंक कर दूंगा आपको। जिस दिन ये छिंदवाड़ा की घटना घटी, उस दिन पेपर में क्या आया, उसके इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने वो बात करी थी कि आप अगर पशुओं के बीच विभेद नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत नहीं। उसमें ये बताया गया था वीडियो के अंदर, पेपर के अंदर, कि शियार, लोमड़ी और भेड़िए के बीच में क्या अंतर है। तो मैंने
पूरा पढ़ा, पूरा तो अभी नहीं बता पाऊंगा, बट उसमें ये बताया गया कि जो भेड़िए होते हैं वो झुंड में रहते हैं। ठीक है, वो शिकार करते हैं, झुंड में रहेंगे, वो अकेला जो है अगर कहा जाए नहीं रहता यहाँ। तो टेक्निकली अगर गांव में जैसे लोमड़ी है तो अकेली, आपको देखा होगा लोमड़ी जो है वो अकेली देखने को मिल जाएगी, तो वहां डर कम होगा, यहाँ डर ज्यादा होगा। दूसरा जो बांधवगढ़ वाला केस है वो लिंक कर सकते हैं आप, उसको बता सकते हैं वहां पे कि भाई एक फॉरेस्ट ऑफिसर की जो एक प्राथमिकता भी होगी कि अगर वो वन्य जीवों को कोई कष्ट है, कोई समस्या, गांव वालों को कम से कम ये चीज बताए कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो तुरंत जो अगर कहा जाए फॉरेस्ट ऑफिसर को सूचित करें। कोई जो अगर कहा जाए ऐसी अप्रत्याशित घटना जो हमको लग रहा है कि यार ऐसी होती नहीं, जैसे अगर मान के चलिए वो कह रहे हैं कि यार पूरे हाथी चिंगाड़ रहे थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो किसी समस्या में होंगे। अगर उस समय पर तुरंत फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जो है कॉल किया जाता, तुरंत वो एक्टिव हो जाते, तो शायद हम उनको बचा पाते, शायद हम उनको बचा पाते, ये साफ सुथरी सी बात है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके पीछे का कारण था पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। और किसका फेलियर? सहायक वन संरक्षक ले लो और वन क्षेत्रपाल, जिन पदों के लिए आप जाना चाह रहे हो, दोनों का फेलियर है। क्योंकि दोनों का ही मेन दायित्व है वन प्रबंधन, विकास और सुरक्षा, और वो अपनी सुरक्षा में नाकाम रहे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ये फेलियर है। यही फेलियर वो आपसे पूछेगा कि इस फेलियर को कैसे दूर करेंगे, तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। लोकल कम्युनिटीज को अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए तो कहीं ना कहीं जो है अगर कहा जाए फेलियर आपके हमेशा जो है वो बनते नहीं, हमेशा बनेंगे ये फेलियर, ये रहता ही। तो वहां आप ये जैसे आपसे पूछे कि भाई आप ज्यादा बेहतर कैसे काम करोगे, तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि जहां हमारी नियुक्ति होगी वहां सबसे पहले उस क्षेत्र के लोकल कम्युनिटीज के साथ हमारा कोऑर्डिनेट। क्योंकि एक फॉरेस्ट ऑफिसर की किसी जब जंगल में अपॉइंटमेंट होती है तो वो अपने 2 साल 4 साल की नौकरी के दौरान भी अगर वो किसी जगह पर 2 साल 4 साल 5 साल है, तब भी वो उस वन के एक एक चप्पे से वाकिफ नहीं हो पाता। लेकिन कोई कम्युनिटी अगर वर्षों से वहां रह रही है तो उसको उस वन से संबंधित बुनियादी जानकारी उस अधिकारी की तुलना में कई गुना बेहतर पता हो। उसको मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ से फॉरेस्ट, और जो अगर कहा जाए कहाँ से एलिफेंट कॉरिडोर है, कहाँ से बाघ का मूवमेंट ज्यादा होता है, कहाँ बाघ का मूवमेंट कम होता है, क्योंकि वो दिन रात उसमें वो चीज कर रहा है। जैसे एक चरवाहा जो रोज जंगल में अपनी गायों को चराने जाता है, निश्चित रूप से किसी फॉरेस्ट ऑफिसर की तुलना में उसको इस बात का ज्ञान ज्यादा हो जाता है कि किस क्षेत्र में मैं अपनी गायों को लेकर जाऊंगा तो बाघ का अटैक नहीं होगा, या किसी जंगली जानवर का अटैक नहीं होगा, या किसी जंगली जानवर का मूवमेंट वहां नहीं होगा, या इस क्षेत्र में कोई पोचर हैं क्या, कोई अवैध शिकारी हैं क्या, ये शिकार करते हैं, ऐसी सब चीजें उसके पास ज्यादा हों। तो कई बार बोलते हैं ना कि वो खबरियों का एक नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, तो खबरियों का नेटवर्क तो बनाना है, लेकिन लोकल कम्युनिटीज को और ज्यादा। तो कि खबरी तो एक दो इकट्ठ होंगे आपके पास, पर जो लोकल लोग हैं वहां अगर कोई ट्राइब्स की बसाहट है तो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उसको ये बताना है कि भाई ये वन आपके लिए कितने लाभदायक हैं, उसकी आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाना आपके लिए जो है वो जरूरी होगा, तब जाके कहीं वो कॉन्फिडेंस में आपके आता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। यानी ये पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जो कर्तव्य की बात जो बच्चे कह रहे थे कि क्या हमारी ड्यूटीज होंगी, ये ड्यूटी आज आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बाकी तो मैंने रफली आपको बता दिया है यहाँ पर। अब टेक्निकली जो है अगर कहा जाए दूसरा जो प्रश्न है वो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा हॉबी के ऊपर। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं, हर स्टूडेंट की हॉबी अलग अलग होती है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी के द्वारा कोई आंसर दिया गया है, अभी जैसे इंटरव्यू चल भी रहे हैं पीएससी के, और इंटरव्यू देने के बाद जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो उनके द्वारा जो आंसर दिया जाता है वो आंसर को आप मानक मान के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो क्यों है, देखिए हर आदमी के लिए इंटरव्यू के समय की जो पैनल के सामने की परिस्थितियां होती हैं अलग होती हैं। इसको अपन फॉरेस्ट्री के हिसाब से समझते हैं। मान के चलिए एक कमरा है जिसमें एक बाघ बैठा हुआ है, थोड़ी देर के लिए समझिए, और बाघ को, और उस कमरे में आपको जो अगर कहा जाए भेज दिया गया और आप 10 मिनट उस कमरे में रहे और बाघ ने आपके ऊपर अटैक नहीं किया और आप बाहर आ गए। अब आपसे पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो आपने कहा कि अरे बाघ तो बहुत चुपचाप बैठा हुआ था, उसने तो मेरे ऊपर कुछ अटैक नहीं किया, कुछ उसने मुझे बोले ही नहीं, घुराया भी नहीं। लेकिन उसके पीछे का एक तर्क समझिए। हो सकता है कि जब आप इस कमरे में बैठे हो उसके पहले ही बाघ को भरपेट भोजन दिया गया
और उस भरपेट भोजन के कारण वो जो अगर कहा जाए भोजन करके रिलैक्स हो, तो उसका इच्छा नहीं है कि आपके ऊपर अटैक करे। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, एक व्यक्ति कमरे में गया, अचानक जो अगर कहा जाए बाघ ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, उसके ऊपर अटैक कर दिया या उसको मार डाला या उसको घायल कर दिया, वो बाहर आया और उससे पूछने की जगह क्या हुआ, उसने कहा कि बाघ जो है जब मैं कमरे में पहुंचा तो अचानक मेरे ऊपर कूद गया, उसने जंप कर दिया मुझे, मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के उस कमरे से बाहर निकला। अब इस केस के पीछे का समझिए, हो सकता है कि जो बाघ उस समय कमरे में था वो 15 या 20 दिन से भूखा हो, थोड़ी देर के लिए बहुत बुरी हालत में भूखा है, उसको जो मिल रहा है उसको तो मारना ही है, खाना। तो पैनल के सामने हमारी सिचुएशन इसी तरह चलती है कि पैनल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर बच्चे के लिए सरप्राइजिंग होते हैं, उसके पीछे की परिस्थिति हर के लिए अलग होती है, हर एक के लिए अलग होती है। ये आप ध्यान रखना कि किसी ने आंसर किया, आप वैसा कि वैसा आंसर आपका होगा, तो ये बेबुनियादी बात है। ये मैं आपको जो है वो इसीलिए बताया। तो अभी आपको क्या समझ पड़ा कि दोनों कंडीशंस में परिस्थितियां अलग थी, एक में वो भरे पेट था, एक में खाली पेट था। तो कई बार जब हम इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचते हैं, तो जैसे आज एक बच्ची का मेरे पास फोन आया, तो उसने मुझसे पूछा, मैं पूछा कि सर मेरे को जो है अगर कहा जाए मेरे होम टाउन के बारे में क्या क्या प्रश्न कर सकते। मैंने पूछा कहाँ से हो, तो उसने कहा कि सर मैं पुनासा से हूँ। तो मैंने उसको बताया कि आपसे जो अगर कहा जाए इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या जो वहाँ पुनर्वास से संबंधित चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं, या इंदिरा सागर डैम के बारे में पूछा जा सकता है। ये सब प्रश्न जो है वो मैंने कहा आपसे जो है वो पंच किए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कहा एक आध क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता दो। मैंने उससे सिंपल पूछा कि इंदिरा सागर जो डैम है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कितनी यूनिट से होता है। अब उसका आंसर था 1000 मेगावाट। अब ध्यान समझिएगा, आंसर वो बच्ची ने अपनी जगह सही आंसर दिया, मैं गलत नहीं कह सकता। 1000 मेगावाट। अब प्रश्न मेरा ये नहीं था कि कितना प्रोडक्शन होता है, मेरा प्रश्न था कि कितनी यूनिट्स लगाई गई। 125 मेगावाट की 8 यूनिट लगाई गई हैं कि 250 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई गई, ये मैं पूछना चाह रहा था। पर उसने ये आंसर नहीं दिया। तो मैंने उससे यही कहा कि सपोज आप इंटरव्यू से जब बाहर निकलोगी और कोई यूट्यूबर या कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपसे क्या प्रश्न पूछे गए, पर आप यही प्रश्न का आंसर दे रही होगी कि भाई मुझसे पूछा गया है कि इंदिरा सागर जो डैम है उससे कितना जो है अगर कहा जाए उत्पादन होता है, आप वो यूनिट वाली बात ही नहीं करोगे, 1000 यूनिट आप आंसर करोगे। तो मेरा ये मानना है कि जब पैनल हमसे कोई प्रश्न पूछता है, उस समय की परिस्थिति बाहर निकलने की परिस्थिति से बिल्कुल अलग होती है। उस समय हमारा स्वयं का कॉन्फिडेंस और सरल और सहज तरीके से हमको आंसर करना होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेफ में जैसे हॉबी है या और भी चीजें डेफ के अंदर जो भी है, उस पर क्वेश्चन जो है वो अगर आपसे आड़े टेढ़े भी पूछे जा रहे हैं, तब भी आप अपना जो है वो मत रखने की आदत डालिए। आप कम से कम ये बताइए कि सर मैं इतना तो नहीं जानता, जैसे अभी वो बच्चे वाले ही क्वेश्चन, सपोज मान के चलिए उससे पूछा गया कि भाई कितने यूनिट्स हैं वहां पर। अब वो कह रही कि मुझे यूनिट नहीं मालूम, तो ये बोल सकती कि सर अभी मुझे ये तो नहीं मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट से कितना हो रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन मुझे मालूम है कि वहां से 1000 मेगावाट का ओवरऑल प्रोडक्शन होता है। तो ये ओवरऑल प्रोडक्शन हमारे जो है वो काम आ सकता है। तो हमेशा जब हम पैनल के सामने जानते हैं, तो हमारी हॉबी हो, चाहे हमारा एकेडमिक हो, चाहे जॉब प्रोफाइल हो, उस पे क्वेश्चन आपके बिल्कुल अलग होंगे, सरप्राइजिंग होंगे। किसी दूसरे के क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन और आंसर्स मैच नहीं हो सकते, क्योंकि उसी समय 10-12 सेकंड में आपको सोचकर आंसर देना है, अपनी बात बेहतर तरीके से पैनल के सामने जो है पहुंचाना है। तो डेफ में जो भी आपने हॉबी जो है भरी, जैसे एक बच्ची ने आपके यूट्यूब पे ही कमेंट किया था कि सर मैंने डायरी लेखन जो है अगर कहा जाए हॉबी डाली है। तो मैंने कहा था कि जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो मैं आपका आंसर करूंगा। तो अब जैसे डायरी लेखन है, वो अब आपसे ये पूछेगा कि भाई कैसे क्या डायरी लिख, डायरी भी हम जो अगर कहा जाए कई तरह से, यार डायरी, मॉडर्न डायरी लेखन को ब्लॉगिंग कहा जाता है, जिसको ई डायरी कहा जाता है। जो ब्लॉग लिख रहे हैं लोग वो भी एक प्रकार की डायरी। किसी जमाने में लोगों के पास क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ नहीं करते थे, तो वो कॉपी में या डायरियों में जो है वो अपनी एक्टिविटीज या अपने अनुभवों को लिखा करते थे, जिसको हम लोग डायरी लेखन कहते थे। आधुनिक समय में जो है वो लोग जो है वो किताब कॉपियों से दूर हटते चले गए, तो अब वो डिजिटल साधनों का हम लोग यूज करने लगे। अब जैसे सपोज डायरी लेखन ही उसने लिखा, तो जो है वो उससे यही प्रश्न पूछेंगे किस तरह की डायरी लिखते हो। क्योंकि डायरी लेखन में भी दो तरह की चीज होती है, एक तो हम जो दिन भर की जो हमारी एक्टिविटीज हैं
उसको हम शाम को नोट डाउन करें कि आज हमने क्या किया। दूसरा, कि हम हफ्ते, 10 दिन या एक दिन, जब भी आपका समय है, उसमें जो हमारे अनुभव हैं, कुछ अगर हमारे पास अच्छे अनुभव हैं, उन अनुभवों को हम जो अगर कहा जाए डायरी लेखन में लिख रहे हैं। कि भाई जो है वो अगर कहा जाए आपने कहीं कोई आज बाजार गए और वहां आपने कोई एक ऐसी घटना देखी जिसने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया, और आपको लगता है कि भविष्य में अगर कल को मैं अधिकारी बनती हूँ या मैं अधिकारी बनता हूँ, तो ये घटना जो है अगर कहा जाए मेरे काम आ सकती है, इस समय क्या निर्णय लेना चाहिए मेरे काम आ सकते हैं, तो ये मैंने डायरी में लिखा। तो वहां ये बताना जरूरी है कि डायरी मतलब देखिए, एक सिंपल सी लॉजिक, आज एक गृहिणी है जो जो है वो अपने बच्चों और परिवार का जो है वो अगर कहा जाए के लिए काम कर रही है, जैसे आपकी मम्मी, अगर उनको डायरी लेखन का शौक है तो वो क्या लिखेंगे? वो सिंपल सी कि उनको आज किसी ने कोई रेसिपी बता दी तो उन्होंने अपनी डायरी में लिख के रख ली। किसी ने कहा ये स्वेटर बुनने के लिए ये तरीका है तो उन्होंने अपनी डायरी में लिख के रख लिया। उन्होंने कहा कि जो है अगर कहा जाए आटे को खराब होने से कैसे बचाएं तो ये लिख के रख लिया। हर व्यक्ति का डायरी लेखन अलग हो सकता है। अब वो कहे कि क्या प्रश्न पूछेगा, तो वो उसके ऊपर है ना कि आपने आपने उसमें से कौन सा डायरी लेखन अपने लिए चुना, उस पर प्रश्न पूछेगा ना। आपने कहा कि हाँ सर, मैं तो जो सोसाइटी में चल रही है एक्टिविटीज उनको जो है वो लिखती हूँ, वो पूछेगा अच्छा सबसे आखिरी क्या एक्टिविटी लिखी? उन्होंने कहा सर ये लिखी। ठीक है, पूरी एक्टिविटी जो लिखी थी सुना दो। अब वहां आपने अगर आंसर झूठ बोला है तो आप कुछ नहीं सुना सकते, ये ध्यान रखिएगा, आप उलझ के रहते। तो हॉबी में ये याद रखिएगा कि जो हॉबी, मैं सब डेव के ऊपर पूरे पे बात कर रहा हूँ, हॉबी में जो भी चीजें आपने हॉबी के अंदर रखी हैं अपनी, अगर आपने क्रिकेट खेलना रखी और आपको लग रहा है कि मैं क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा जो है अगर कहा जाए ज्ञान नहीं रखता, तो पैनल के पहले प्रश्न में अगर पूछा जाए कि भाई क्रिकेट खेलना हॉबी, तो हाँ सर जो है वो खाली टाइम होता है तो क्रिकेट खेलता हूँ। वो पूछे कि अच्छा किस जो है वो क्रिकेट देखते हो? नहीं सर, समय मिलता है तो बहुत ज्यादा देखने में रुचि नहीं है, क्योंकि मुझे फिजिकली फिट रहना रहता है। तो हमारा एक दोस्तों का ग्रुप है और उन दोस्तों के ग्रुप के साथ मिलकर मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। आप पहले ही क्वेश्चन के आंसर में इस बात को समझा दें कि आप अगर बाल की खाल निकालोगे तो मैं इस विषय के ऊपर कंफर्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर आप पहले ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, कह दिया कि हाँ सर मेरे को तो सब कुछ पता है, ठीक है, जैसे कहा ना कि किसी ने कहा कि जो है वो आप किस तरह के गाने गाते हो, ना तो सब क्लासिक है। अब आपने, उसने कोई जो है वो राग पूछ लिया, ठीक है, तो अब दिमाग खराब हो गया कि मैं क्या जो है वो उसका आंसर जो है वो करूंगा। तो इसीलिए आपकी जो हॉबीज हैं, जो भी है, आपकी हॉबी गार्डनिंग है, आपकी हॉबी फॉरेस्ट्री है अगर आप पेड़ लगाना पसंद करते हो, आपकी हॉबी अगर कहा जाए कुकिंग है, तो आप वो पहले प्रश्न में इस बात को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेंशन कर दीजिए पैनल के सामने कि ये हॉबी तो है, लेकिन ये हॉबी किस तरह की, क्या प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट में काम हो रहा है कि नॉर्मली, जैसे कोई कहे कि साहब मुझे तो कुकिंग अच्छी लगती है, पर ऐसी नहीं कि मैं रोज खाना बना रहा हूँ या रोज खाना बना रही हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा है। कुकिंग है, खाली टाइम रहता है तो बनाती हूँ, दो चार डिश जो है वो मुझे पसंद होती हैं जिससे मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा फील करती हूँ। कहीं ना कहीं जो किसी तरह के मेरे तनाव को भी कम करने में जो है वो रोल प्ले करती है यहाँ पर। और हम चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो घर की जो मसालों की मतलब जो डब्बा होता है उसमें जो मसाले होते हैं वो यूज करते हैं। तो अब उसके सामने प्रश्न नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पूछ ले, कि कोई सा जो मसाला पूछ लिया कि मसाला कहाँ लगता है, क्योंकि भाई हमारा कोई प्रोफेशनल, हम जो अगर कहा जाए शेफ बन थोड़ी रहे। लेकिन अगर आपने अपने आंसर में इस बात को शामिल नहीं करने की कोशिश करी, या शुरू में ओवर स्मार्ट बन गए कि हाँ मैं तो प्रोफेशनल शेफ की तरह हूं, फिर वो आपसे प्रोफेशनल शेफ की तरह ही क्वेश्चन पूछे। ये आप याद रखें। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, हॉबी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपकी पूरी 100% कमांड है। बट अगले और पिछले, ठीक है, अगले और पिछले का मतलब है कि अभी जो घटनाएं चल रही हैं इन दिनों पेपरों में, आपकी हॉबी से संबंधित कुछ आया हो, उसको आप जरूर नोट डाउन करके रखें। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो अभी हाल फिलहाल में कोई इवेंट हुआ हो तो उसको याद रखना है। किसी को फॉरेस्ट्री का शौक है तो हाल फिलहाल में अगर कहा जाए फॉरेस्ट के लिए कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, कुछ काम चल रहा हो तो उसको जो है वो अच्छे से लिख के रखे। किसी को अगर मान के चलिए कि डांसिंग पसंद है तो हाल ही में अगर कहा जाए कि कोई चर्चित डांसर रहा हो, या किस तरह के डांस पसंद करते हो, क्लासिकल पसंद करते हो, फिल्मी पसंद करते हो यहाँ पर, तो उसकी एक लिस्ट बना ले। और उस लिस्ट में से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको मतलब रैंडमली क्वेश्चन, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, जैसे आपसे पूछा कि भाई क्या पसंद है, आपने कहा सर मुझे डांस पसंद है, उन्होंने कहा किस तरह का डांस पसंद है,
तो आपने कह दिया साहब क्लासिकल डांस पसंद है। अब क्लासिकल में कौन सा क्लासिकल करते हो? तो आपने कहा साहब कथक। तो वो पूछेगा क्लासिकल, अब आपको क्या क्या क्वेश्चन हो, क्लासिकल डांस को क्लासिकल नाम क्यों दिया गया? आपको पता होना चाहिए कि वो कुछ खास तरह के रागों के ऊपर, कुछ खास तरह के अगर कहा जाए विधाओं के ऊपर निर्भर है। ठीक है, उसमें निश्चित तरीके से ही डांस को किया जाता है, वो फ्री डांस नहीं होता यहाँ पर। तो ये एक अगर अपन लिस्ट बना लें, तो पैनल हमसे जब पूछेगा, उसके पहले ही हमारे पास जो अगर कहा जाए बहुत सारे आइडिया आंसर, तो भाई पूछेगा आंसर तो हमारे पास है। ये हॉबी के अंदर है। आप किसी से भी अगर कहोगे कि सर मेरी हॉबी के ऊपर क्वेश्चन बता दो, तो वो बेबुनियादी बात है। मैं कभी नहीं मानता कि आपको अगर मैं 50 क्वेश्चन भी बता दूं, तो पैनल वो 50 में से कोई पूछे। वो हो सकता है, देखो पैनल जो होता है किसी शादी में गए हुए उस व्यक्ति की तरह होती है, जिसको आप कितना भी अच्छा भोजन सर्व कर दो, वो संतुष्ट नहीं होता। कितना, क्योंकि उसको तो वही पैनल, अगर पैनल संतुष्ट हो जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। क्योंकि उसको सर्वश्रेष्ठ चाहिए, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ अगर आप संतुष्ट हो गए, तो सर्वश्रेष्ठ की कहानी ही खत्म हो जाती। अगर एक राजा मान के चलिए कि संतुष्ट हो जाए कि अब जितना राज है उतने में काम चलाएंगे, वो कभी महाराजा नहीं बन सकता, कभी वो एम्परर नहीं बन सकता। क्योंकि उसके अंदर जो अगर कहा जाए जीतने की इच्छा खत्म होगी। तो हमने जो मैंने शादी में कहा ना, कि आप किसी शादी या पार्टी में अगर कभी जाओगे, तो वहां आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, आदमी कहता है अरे यार वो सूप तो अच्छा नहीं था, वो पनीर में थोड़ी सी कमी रह गई, अरे यार वो चीज, वो रोटी नहीं मिली हमको। मतलब उसके अंदर वो नैन नुक्स निकालेगा। तो पैनल तो आपके नैन नुक्स निकालने के लिए बैठा ही है, इससे तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो नैन नुक्स निकाल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपसे सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रहा है। नैन नुक्स नहीं निकाल रहा आपके अंदर। ठीक है, आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ठीक है, आपको ट्रोल नहीं कर रहा, जैसे सरल भाषा में कहें। तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको एवरेज मान रहा है। हमारा ठीक है यार यहाँ पर, लेकिन वो उलझा रहा है, तो उसको लग रहा है कि यार ये और बेहतर हम तक ला सकता है चीजें। तो ये एक जरूर याद रखिए, हर बच्चे के लिए ये आंसर्स अलग होते हैं। और पैनल के सामने जो अगर कहा जाए, उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। बाहर निकल के, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देखते हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने मॉक इंटरव्यू के वो चलाते हैं। मैं आपको एक और अच्छी बताऊं, उन मॉक इंटरव्यू और पैनल के सामने के इंटरव्यू में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्यों होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद देखिए। अगर आप पीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं और किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट लगाते हैं, कितना तनाव में रहते हैं आप? ना के बराबर। बिल्कुल तनाव में नहीं रहते मॉक टेस्ट में। क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरे 60 भी आए तो कौन सा मैं फेल हो जाऊंगा, 50 भी आए तो ठीक है, अगले वाले में बेहतर कर लूंगा। ये, लेकिन जब आप पीएससी के हॉल में होते हैं ना, तब आपका तनाव का स्तर समझ लीजिए, आपको पसीना आ जाता है, ठंड में भी आदमी को हाथ हाथ जो गीले होते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर आज नहीं हुआ तो 1 साल के लिए पिछड़ जाऊंगा, सीधे 1 साल के लिए पीछे जाऊंगा यहाँ पर। ये होता है किसी पैनल के सामने, यानी मॉक पैनल के सामने। हाँ, मॉक पैनल से आपको एक क्या सुधारने का मौका मिलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ठीक हो जाता है। एक ग्लास फोबिया होता है, किसी किसी को एक डर भय होता है कि मैं किसी पैनल के सामने जाऊंगा तो मेरे हाथ पैर में कपकपाहट होगी, मेरे पैर कपेंगे, मेरे शब्द अच्छे से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, मुंह मेरा सूखेगा। इन चीजों में वो हेल्प करेगा। लेकिन जो आपका आंसर होगा, जो आपकी अप्रोच होगी, यहाँ और वहाँ बहुत अलग होगी। ये मेरा अनुभव, आप मान के चलिए। जितने बच्चे इस क्लास में अभी अगर कहा जाए, जहाँ भी मॉक इंटरव्यू दे रहे होंगे, उसके बाद जब वो फाइनल पैनल के जब जाएंगे आयोग के सामने, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। उनको लगेगा कि हाँ यार, अंदर का टेंशन तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि वहां क्या लग रहा है कि अरे यार, इंटरव्यू में नंबर अच्छे नहीं मिले तो सिलेक्शन रुक सकता है। पता नहीं, जो अगर कहा जाए इंटरव्यू पैनल को मेरे आंसर अच्छे लगे कि नहीं लगे। और यहाँ जो कोचिंग में मॉक दे रहे हो किसी के, ठीक है, अच्छा लगा नहीं लगा, इसके नंबर से मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, नहीं भी नंबर देगा किसी दूसरे कोचिंग वाले के यहाँ चले जाऊंगा मॉक के लिए। ये एक अंतर है। तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। यहाँ आखिरी जो आज की बात है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक तो क्या होता है ना, मैं मेरा मन तो करता है कि मैं और इसमें डेली वीडियो बनाऊं, पर क्या होता है ना, एक तो वो बच्चे मतलब जो उसको देखते हैं, वो तो मेरे को लगता है कि ना के बराबर देख। उसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, लाइक भी नहीं करता। लाइक मैं इसलिए नहीं करता कि लाइक करने से मुझे, मैं वो लाइक वाला टीचर ही नहीं हूँ। पर मेरा मुझे समझ पड़ता है कि मैं जो चीज दे रहा हूँ वो बच्चे तक जा रही कि नहीं जा रही, वो मैं कैसे समझ पाऊंगा?
भाई अगर जैसे कोई गजल गायक जो है, अगर कहा जाए कोई व्यक्ति शेर सुना रहा है और कोई कहे वाह वाह वाह, उसको लगता है ना कि यार हम जो कह रहे हैं वो सामने वाले तक जा रहा है। तो वही है। तो इसलिए भी थोड़ा सा कई बार मन हो जाता है। जैसे मैं करंट अफेयर्स के भी वीडियो बनाता हूँ वीकली आजकल, वो तो मैं कभी खत्म नहीं करूंगा, मैंने आदत बना ली। उसको भी ना करो, कोई 200 300 बच्चे देखते हैं, मुझे लगता है कि यार अपन तो प्रयास ठीक ही कर रहे हैं। 1 घंटे की क्लास ले रहे, तो 1 घंटे केवल पढ़ने की बात करें, कोई एडवर्टाइजमेंट प्रचार की बात नहीं कर रहे यहाँ पर ठीक है, वो तो अभी मैंने इसलिए मेरे मुंह से निकल गया ये, कि कई को लग रहा होगा कि 4 दिन 5 दिन में एक वीडियो आ रहा है, तो जो है अगर काज और जल्दी आए तो कैसे आए। अब सबसे आखिरी जो बात है वो समझिए। देखिए जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, आपके जस्ट बाद हर 10 मिनट में 5 मिनट में एक बच्चे का इंटरव्यू है। अब जो आप पैनल के सामने आंसर, बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो मैं बात बोलूं, पैनल के सामने जो आप आंसर कर रहे हैं वो इतना स्पष्ट, क्रिस्टल क्लीन होना चाहिए कि उसी समय पैनल आपको जस्टिफाई करे उससे। उसी समय पैनल ये तय कर ले कि इसको नंबर कितने देना है। आप सोचें कि पैनल 1 घंटे बाद नंबर देगा, बेबुनियादी बात है, वो भूल जाएगा। उसी समय, जैसे मान के चलिए अभी आप थोड़ी देर के लिए कि पैनल के सामने एंटर हुए, अभी 10 मिनट आपसे कम्युनिकेट हुआ, बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए। अब जाने के बाद दूसरा स्टूडेंट आने के लिए तैयार है, पैनल कहे कि हाँ अपन 1 घंटे के बाद सोचेंगे इसको क्या नंबर देना है। तो पैनल ही के लिए खिचड़ी हो जाएगी ना, कि वो 10 में से वो वाला कौन सा था, ये वाला कौन सा था, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया। इसीलिए आपको अपनी छाप जो है अपने उत्तरों से उसी समय, जो 10 से 15 मिनट आपको मिल रहे हैं पैनल के सामने, उसमें रखना। और वो कैसे रखना है? वो ऐसे रखना है कि जो आप आंसर कर रहे हो, मैं कहता हूं कम बोलो आप। आपको कोई विषय के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो, बहुत ज्यादा चीजें कंफर्ट ना हो, बट साफ और स्पष्ट सामने वाले तक आंसर पहुंचना चाहिए। स्पष्ट। इसके पीछे के दो लॉजिक है। पहले कि जो वो प्रश्न कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनो। कई बार क्या होता है ना कि जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया और हमारा जो आंसर देना हुआ, दोनों अलग अलग। उसने प्रश्न कुछ और किया। जैसे अगर कहा जाए कि वो पूछ रहा है वन्य प्राणियों के संरक्षण, और तुम वनों में आगजनी सुना रहे हो कि हमको वनों के आगजनी को रोकने के लिए कदम उठाए। अब वो पैनल जो है वो सुन तो रहा है, लेकिन उसको लगा कि यार कहीं कम्युनिकेशन गया। तो एक तो बहुत शांत मन से, जब सामने वाला आपसे प्रश्न करे, जैसे आपसे प्रश्न करा कि भाई वन क्षेत्रपाल के रूप में आपके क्या कर्तव्य होंगे। अब आपने वहां पर प्रश्न को ध्यान से सुना नहीं, आपका दिमाग कहीं और चला गया। अब आप वहां बाय मिस्टेक जो अगर कहा जाए कि सहायक वन संरक्षक के काम बता रहे, ये पूरी वानिकी को मैनेज करना, और फिर जब आपने आंसर कर दिया उसके बाद उसने कहा कि यार हमको लगता है कि ये वाला काम तो जो है वो सहायक वन संरक्षक का है, तुम तो उसके अंडर में ही काम करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे काम तो ये जो है वो पूरे तो नहीं होना चाहिए। फिर तुमको याद आया और फिर एक आंसर रह गया, सॉरी सर। तो सॉरी से काम चलता नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कई बार जो अगर कहा जाए कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न को अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, जो बोल रहा है उसमें बहुत ध्यान से नहीं सुना, तो आंसर आपका बिगड़ना है। अब वो ध्यान से सुनने का जो है अगर कहा जाए क्या तरीका है, एक तो सबसे सरल तरीका है कि आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, कोई 20-25 क्वेश्चन लिख लीजिए, उससे पंच कराइए और एक आइडियल आंसर दीजिए, जिससे कि आप रैंडमली कौन सा क्वेश्चन उसने पूछा उसका आंसर तुरंत देने के लिए तैयार है। एक ये है कि प्रश्न को सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा जो अभी मैंने बोला कि जब आप प्रश्न का उत्तर देंगे, तो प्रश्न का उत्तर देते समय जो शब्द आप प्रयोग करेंगे वो बिल्कुल साफ, सरल और सहज होना चाहिए। आप एक अधिकारी की तरह सोच सकते हैं, अधिकारी है नहीं। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को अधिकारी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मैं जो है वो चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर बन गया हूँ, मेरा आंसर एकदम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए क्लिष्ट भाषा में। पैनल को समझ ही नहीं पड़ रहा तुम क्या कह रहे हो। उसका कारण है कि उसको तुमको उसी समय जज करना है, उसी समय। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, आप ऐसे समझिए, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो, सब ये वीडियो भी यूट्यूब पे ही देखोगे, तो यूट्यूब पे वीडियो के दौरान हर कुछ मिनट में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, जो आइडियल 15 20 30 सेकंड का होता है। एड बनाने वाले के ऊपर और एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगे होते हैं, ध्यान रखिए, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कई बार तो फिल्म बराबर हो जाती है। एड बनाने वाले के ऊपर इस बात का बहुत दबाव होता है कि उसको इस तरह से एड को डिजाइन करना है
कि यार 15 सेकंड अगर वो आदमी देख रहा है तो हम 15 सेकंड में उसके दिमाग में जगह बना लेंगे, इसकी जरूरत है। 15 सेकंड में उसके दिमाग के अंदर जो है वो हम छा जाए। कभी ध्यान से देखिए, बहुत सारे ऐड ऐसे आते हैं जो आपको लंबे समय तक जो अगर कहा जाए याद रह जाते हैं, लंबे समय तक जो है वो। तो टेक्निकली अगर कहा जाए, मुझे ऐड आया, याद आया एक बार, बहुत अभी 1-2 साल पुरानी बात है, मैं फिल्म देखने गया अपनी वाइफ के साथ, उससे आपको समझ पड़ेगा। तो थिएटर में एक ऐड आया था, लायरा करके एक ब्रांड होता है महिलाओं के, जो ड्रेस वगैरह तैयार करता होगा। उसका ऐड जैसे ही शुरू ही हो रहा था तो हमारी ही रो में छोटा बच्चा बैठा था, आई थिंक 3 या 4 साल का, और वो बच्चे ने गाना शुरू कर दिया, लायरा लायरा, मतलब उस लाइन में लोग हंस पड़े पूरे। मुझे लगा कि ये वास्तव में उस ऐड बनाने वाले की जीत है, कि उसने जो अगर कहा जाए इस तरह से अपने ऐड को तैयार किया कि वो एक छोटे से बच्चे के दिमाग पर भी जो है वो अपनी छवि बनाने में कामयाब हो। तो आपका इंटरव्यू के दौरान जो प्रश्न का उत्तर देना है, जो शब्द आप वहां पर प्रयोग कर रहे हो, वो इतने सिंपल, सरल और सहज होना चाहिए कि पैनल को उनको समझने के लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। वो आसानी से जो अगर कहा जाए आपकी बात को समझ पाए, और उसी समय जो अगर कहा जाए पेंसिल चला देंगे यार इसको इतने नंबर देना है। वो ये ना करें कि यार ठीक है, अगले वाले में सोचेंगे, अभी तो मेरे को समझ ही नहीं पड़ा कि ये क्या आंसर कर रहा है। तो कई बार हम देखा होगा कि जैसे किसी किसी ने पीएससी का मेंस वगैरह भी लिखा भी होगा, जो है वो एमपीपीएससी सिविल सर्विस वाला, तो आंसर पता नहीं तो गोलमोल बातें लिखते हैं, तो उसका कोई मतलब थोड़ी निकलता है। टू दी पॉइंट पूछना है तो टू दी पॉइंट। तो ये होगा कैसे, अभी भी समय है अपने पास, पर्याप्त समय जिसको कहा जाए। ये होगा ऐसे कि एक तो पूरा जितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है, छोटे छोटे की पॉइंट्स आप तैयार कर लो, है ना, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, छोटे छोटे की पॉइंट, ज्यादा नहीं। जैसे लाख है तो लाख इंसेक्ट से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में आपको पलाश पे, कुसुम पे जो लाख के जो है अगर कहा जाए कीट ज्यादा मिलेंगे। लाख का इस्तेमाल जो अगर कहा जाए कि खिलौने, चूड़ी और आभूषण आदि आदि में किया जाता है। शासकीय लाख कारखाना जो है वो उमरिया में है, वहाँ इसलिए है क्योंकि लाख का प्रोडक्शन उस बांधवगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यानी अगर कहा जाए विंध्याचल से लेकर आप छोटा नागपुर प्लेटो तक चले जाओ, वहाँ लाख का उत्पादन ज्यादा होता है, का वहाँ की जलवायु उसके लिए अनुकूल है। इसीलिए जो है राष्ट्रीय लाख अनुसंधान संस्थान आपको रांची जाना पड़ेगा, झारखंड में। तो इसीलिए आपको लाख जो है, लाख की चीजें ज्यादा बनती है। मंदसौर चले जाओ, लाख जो है लखेरों की मोहल्ले ही है, बट लाख के लिए यहाँ नहीं। ऐसे आपने की पॉइंट लिख लिया। तो ऐसे जितने भी जो भी चीजें हैं आपके की पॉइंट्स होना चाहिए। गोंद जो है उसके की पॉइंट लिख लिए। सागौन वृक्ष एक इमेज कर ली कि सागौन का वृक्ष कैसा होता है, उसके पत्ते कैसे दिखते हैं, क्या वो पतझड़ है तो कैसा है, शुष्क पर्णपाती है कि अर्ध शुष्क पर्णपाती है, कि आर्द्र वन है कि सदाबहार वन है, ऐसे की पॉइंट लिख ले। उसका फायदा क्या होगा कि अगर मान के चलिए कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो हमारे पास चूंकि पॉइंट्स हैं, उनको हम जोड़ते हुए आंसर तक जो है वो ले जा सकते हैं। और सरल शब्दों में तो उनको समझ पड़ा कि यार बच्चा जो आंसर करना चाह रहा है उसके पास है। ये तभी होगा जब आपके पास कंक्रीट में वो चीज पहले से लिखी हो। ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि इसको अपन ऐसे समझ लें कि टेक्निकली अगर कहा जाए, जैसे अभी हमने खाने की बात करी थी उसी पे से बता दें, आपने भोजन कितना अच्छा बनाया। जैसे मान के चलिए, ऐसे समझ लीजिए कि किसी ने कहा कि यार आज काजू करी खिला दो। अब ध्यान समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ काजू करी नहीं खिला रहा हूँ आपको। अब आपने क्या करा, 200 ग्राम काजू लिए, उनको मिक्सर में पीसा और उससे काजू करी बना के खिला दी। उसको वो फील नहीं आएगा क्योंकि उसको काजू नहीं दिख रहा उसको। और आप ही के बगल में किसी ने 25 ग्राम काजू लिए, थोड़ा सा मसाला लिया उसमें डाले, वो जब खाएगा, जब काजू मुंह में आएगा, वो पहला वाला भी काजू ही खा रहा है, लेकिन वो मैश हो चुका है। वो अपनी आइडेंटिटी अलग नहीं रख रहा उस करी के अंदर, इसलिए उसको खाने में उतना आनंद नहीं आएगा, इसको खाने में आनंद आएगा। तो पैनल के सामने ये है कि आपने आंसर को मैश कर दिया, घोल दिया पूरा, उसमें से उसको छांटने में दिक्कत आ जाएगी। आपने अगर आंसर को जो अगर कहा जाए जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे अपने सरल तरीके से चीजों को समझा दी, तो आपको जो है वो, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत जो है वो आपको आने वाली है इसमें। ये जो है अगर कहा जाए आज के सेशन का उद्देश्य था। अब आपको समझ पड़ गया होगा, न्यूज़पेपर से अपडेट रहिए। मुझे लगता है कि बांधवगढ़ केस, ये जो भेड़िए का अटैक है ये, ठीक है, पुनर्वास से संबंधित जो चैलेंजेस हैं वो, जनजातीय समुदाय से संबंधित जो चैलेंजेस हैं वो,
वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, स्पेशली सोशल फॉरेस्ट्री, जिसमें हम मिट्टी की भी बात करेंगे, लोगों की भी बात करेंगे, ठीक है, जनजातियों के आर्थिक सामाजिक हितों की भी बात करेंगे, वो उनके ऊपर जो है वो आप एक पूरा के पूरा आर्टिकल जो है तैयार कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट सेशन में इसका लूंगा आप लोगों का, ये तो बेसिक मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा चीजें नहीं रहेंगी। नेक्स्ट वाले सेशन में मैं एक फॉरेस्ट्री का ओवरव्यू पढ़ा दूंगा आपको पूरा, एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर जो है। तो वो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं जूम ऐप के थ्रू जो है, अगर कहा जाए इंटरनेट पे चीजें जो उपलब्ध हैं वेबसाइट्स के ऊपर, उनको दिखाते हुए वीडियो बनाऊंगा कि इसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। वन अधिनियम है, तो वन अधिनियम के ऊपर क्या क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस का लेकिन क्या होता है ना कि इसको मैं ऐसे कहानी सुनाऊंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। जैसे सपोज आपसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पूछ ले कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में आप बताओ, तो अब मैं यहाँ इतना बोल सकता हूँ कि जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1973 में, टेक्निकली पूरी तरीके से ये शुरू हो चुका था प्रोजेक्ट। तो उस समय ये प्रोजेक्ट पूरा के पूरा, जैसे कहते हैं ना कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू चल रहा था, इसके लिए कोई बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे देखा गया कि प्रोजेक्ट जो टाइगर प्रोजेक्ट था, उसमें अनियमितताएं भी बहुत रही, बाघों की संख्या बढ़ाने की जगह कम होने लगी, हम उतना उनको संरक्षित नहीं कर पाए। सरकार को लगा कि इसको जब तक हम कानूनी रूप नहीं देंगे, तब तक हम बाघों की संख्या को नहीं बढ़ा पाएंगे। कानूनी रूप का मतलब इसके लिए अथॉरिटी बनाए जो कि लीगल हो, पार्लियामेंट्री एक्ट से हो। तब हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई, बकायदा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंड किया। उसका बेनिफिट ये मिला कि कई राज्यों के अंदर बाघों की संख्या बढ़ी। आज मध्य प्रदेश, जिससे टाइगर स्टेट का दर्जा छिनकर किसी समय कर्नाटक को चला गया, तो वो आज वापस अपनी जो है वो पोजीशन को रिस्टोर करने में जो है वो सफल हुआ। ये तो मैं यहाँ सुना रहा हूँ, लेकिन जब हम उस जूम के सेशन पे रहेंगे तो उसमें हम उसकी वेबसाइट भी देखेंगे, उसके क्या फंक्शंस हैं, वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा मुझे। तो वो मे बी मैं समझता हूँ सैटरडे या संडे को आपको वो लेक्चर में दूंगा। और आज के लेक्चर में भी देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे। जो पहली बार देख रहे हैं वो उस कमेंट्स को नीचे जरूर देखिए, मैंने पूरा, मैं मतलब उसमें वन लाइन में कुछ नहीं लिखा, हर कमेंट की विस्तार से व्याख्या करी मैंने। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और जो सबसे बेस्ट वन होगा वो आंसर करेंगे। जिन कमेंट्स में लगता है कि आप दो या चार लाइन में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको नेक्स्ट सेशन में जो है वो ले लेंगे, तो वहां आपको जो है वो हेल्प कर देंगे। तो बस यही है, अच्छे से जो है वो एक बार फॉरेस्ट्री जो टॉपिक है अपने, जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी मटेरियल है, उससे बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर फॉरेस्ट्री को पढ़िए। यही आपके मेन फंक्शंस हैं एज ए, अगर सहायक वन संरक्षक ले लीजिए या वन क्षेत्रपाल ले लीजिए या परियोजना जो वन क्षेत्रपाल अधिकारी, ऐसे पद भी जो रहते हैं, उन सब में भी यही सब काम आएगा। तो धन्यवाद आप सबको, ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक इसलिए नहीं कि लाइक करने से बहुत कोई जो है वो, अगर कहा जाए, अंदर से आत्मसंतुष्टि होती है। लाइक से बस ये पता चलता है कि जो ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं आप तक रहने, ये आप तक कितना पहुंच पाए। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि इंटरव्यू के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट आया, आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, तब आपको ये चीज उस दिन ही पता चलेगी, उसके पहले नहीं पता चलेगी कि मैंने जो आंसर दिए वो आयोग को बहुत अच्छे लगे, तभी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे नंबर। नहीं तो आप कैसे, आज अगर आपसे कहा जाए कि इंटरव्यू कैसा गया, बहुत अच्छा गया, नंबर कितने आएंगे कोई श्योर नहीं है, कितने आ जाएंगे भगवान ही जाने, वो पैनल क्या नंबर देगा कैसे देगा। जब आ जाएंगे तब पता चलेगा, नहीं मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था और पैनल संतुष्ट हुआ, इसीलिए उसने नंबर दिया। बस यही है। तो बहुत धन्यवाद, ईश्वर करे कि आपको अच्छी सफलता मिले सबको। खूब मेहनत कीजिए, ईमानदार बनिए अपने प्रोफेशन के प्रति। और अभी तैयारी के दौर में है। जो जॉब वाले बच्चे हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम एक आध सेशन में जस्टिफाई कर देंगे। अभी समय है आपके पास लगभग, मोटा मोटा माने तो ये एक हफ्ता है। इस पूरे एक हफ्ते में आपकी पूरी प्रक्रियाएं करा देंगे, तीन चार और सेशन लेकर। धन्यवाद आप सब।